हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ और आज हमें एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने थे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली थी, एनिमल टिश्यूज़ पढ़ लिया था, सारे पार्ट्स उसके कंप्लीट कर लिए थे। तो आज इंटेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेज नंबर 69 में दे रखे हैं बुक के। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ टिश्यू। सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, टिश्यू क्या होता है। हमने इसके बारे में पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब हम टिश्यू को डिफाइन कर सकते हैं। टिश्यू क्या है? अ क्लस्टर ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब एक क्लस्टर ऑफ सेल मतलब जब बहुत सारे सेल्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे क्लस्टर ऑफ सेल कहते हैं। सो टिश्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ क्लस्टर ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं और एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ वर्क परफॉर्म करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन वो कर पाएँ। सो दिस इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ tissue. Second question is what is the utility of tissues in multicellular organisms. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ की क्या यूटिलिटी, मतलब टिश्यूज़ का क्या यूज़ है। देखो टिश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो होंगे नहीं। यूनिसेलुलर मीन्स अ सिंगल सेल से टिश्यू नहीं बनते। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ का क्या यूज़ है। So the use of tissues in multicellular organism is to provide structural and mechanical strength as well as allow division of labor. फर्स्ट तो ये है कि वो स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल दोनों एक ही चीज़ है कि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है उस ऑर्गन को, उस एनिमल के या उस ऑर्गेनिज्म के किसी भी ऑर्गन को, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कि वो वर्क कर पाए, वो जो ऑर्गन है वो मूव कर पाए, जैसे हम उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं वैसा वो यूटिलाइज़ हो सके। एज वेल एज अलाउ डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि यूनिसेलुलर में तो क्या होता है, छोटा ऑर्गेनिज्म है तो एक सेल ही सारे परफॉर्म कर लेता है, सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन बींग्स लो, अब क्या आपको लगता है कि ह्यूमन बींग्स में सिर्फ एक सेल सारे काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो वो जो लेबर है उसको डिवाइड करना ज़रूरी होता है। सो टिश्यूज़ हेल्प इन डिवीजन ऑफ लेबर। सो ये दो मेन पॉइंट्स हैं, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड अलाउइंग डिवीजन ऑफ लेबर। सो ये दो पॉइंट्स आपको इस आंसर में लिखने हैं। पेज नंबर 69 पे ये दो ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन नंबर 3, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं, हमने 3 टाइप के सिंपल टिश्यूज़ पढ़े हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। हमने पैरेनकाइमा के भी फर्दर डिविजन्स पढ़े थे, दैट इज़ क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। तो वो आप चाहें तो इसके आगे ऐसे ये ब्रांचेस बना के लिख सकते हैं, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। सो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। फोर्थ, वेयर इज़ एपिकल मेरिस्टम फाउंड। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे पाया जाता है? सो प्लांट्स में एपिकल मेरिस्टम, देखो प्लांट टिश्यू है तो ऑफकोर्स प्लांट्स में ही पाया जाएगा। एपिकल मेरिस्टम इज़ फाउंड एट द टिप ऑफ शूट्स एंड रूट्स। सॉरी, एपिकल मेरिस्टम क्या है? एक मेरिस्टमैटिक टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या है? एक प्लांट टिश्यू। सो प्लांट टिश्यू का जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है उसका जो पार्ट है एपिकल मेरिस्टम, वो पाया जाता है रूट्स और शूट्स की टिप पे, मतलब स्टेम की, और जो रूट्स हैं, शूट को स्टेम भी कहते हैं, ठीक है। सो शूट पे और रूट्स की जो टिप होती है वहाँ पे पाया जाता है। एंड वहाँ पे क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसका काम होता है ग्रोथ को इंक्रीज़ करना। तो ग्रोथ वो कहाँ से इंक्रीज़ करेगा? टिप से। रूट की टिप पे रहेगा तो रूट को नीचे की तरफ खींचेगा, स्टेम की टिप पे रहेगा तो स्टेम को ऊपर की तरफ खींचेगा। सो दे आर प्रेजेंट एट टिप ऑफ शूट एंड रूट्स। सॉरी, इतना आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फाउंड एट द टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। काम क्या है इसका? ग्रोथ करना, ग्रोथ इन लेंथ। फिफ्थ क्वेश्चन, विच टिश्यूज़ मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का ऊपर का हिस्सा होता है जो बहुत हार्ड होता है, जो बहुत सख्त होता है, जो बहुत मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है कोकोनट को, तो वो किससे बना होता है? सो वो बना होता है एक स्क्लेरेनकाइमा से। स्क्लेरेनकाइमा हमने पढ़ा था, मतलब जो हमने परमानेंट टिश्यूज़ पढ़े थे उसमें पढ़ा था जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उसका, सॉरी, जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उसका क्या काम होता है कि वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, राइट। वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल एज प्रोटेक्शन। उसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन का। उसकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, ठीक है, और उसमें जो मतलब क्या कहते हैं, उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वहाँ पे स्यूबरिन प्रेजेंट होता है। सो स्यूबरिन का काम क्या होता है? वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब शॉक से बचाता है,
अगर कोई भी झटका लगता है प्लांट को तो वो डैमेज ना हो सेल, इसलिए वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो ये जो कोकोनट का आउटर शेल है वो भी स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा एक परमानेंट टिश्यू है विच कॉजेज द प्लांट टू बिकम स्टिफ एंड हार्ड, जिससे क्या होता है जो प्लांट होता है वो बहुत स्टिफ हो जाता है, मतलब एकदम सख्त हो जाता है और हार्ड हो जाता है। इट हैज़ डेड सेल्स एंड सेल वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन। इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं बहुत, और क्यों होती हैं थिक? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। एंड इट हैज़ डेड सेल्स, इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। ये हमने मतलब बेसिकली हमसे फिफ्थ क्वेश्चन में वन वर्ड में भी ये पूछा जा सकता है कि विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट? स्क्लेरेनकाइमा। बट यहाँ पे हमने इसको इतना एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि अगर ये मान लो 1 मार्क की जगह 2 मार्क्स में आ जाए तो क्या करेंगे? उस केस में हमें ये सब लिखना होगा कि स्क्लेरेनकाइमा तो होता है, पर स्क्लेरेनकाइमा है क्या बेसिकली? स्क्लेरेनकाइमा इज अ परमानेंट टिश्यू विच कॉजेज द प्लांट टू बिकम स्टिफ एंड हार्ड, एकदम सख्त, एकदम टाइट। एंड इट हैज़ डेड सेल्स, इसके डेड सेल्स होते हैं और इसकी सेल वॉल्स थिक होती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सिक्स्थ, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक से ज़्यादा टाइप के सेल होते हैं। फ्लोएम में कौन कौन से टाइप के सेल होते हैं? फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर्स। हम एक पार्ट और लिख सकते हैं, दैट इज सीव सेल्स। यहाँ पे मैं बीच में लिख देता हूँ सीव सेल्स। सीव सेल्स भी एनसीईआरटी में मेंशन है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसका कोई अलग से ऐसे यूज़ नहीं है। सीव सेल्स होते हैं वो सीव ट्यूब में ही पाए जाते हैं और ये फूड के ट्रांसपोर्ट में ही हेल्प करते हैं, इनका अलग से बाकी कोई फंक्शन नहीं है। अगर हमें मेंशन करना है तो हम मेंशन कर सकते हैं कि सीव सेल्स भी फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 77 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। जो मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में वहाँ पे मेनली 2 टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ज़्यादातर मूवमेंट है उसमें तो सिर्फ मस्कुलर टिश्यू जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो होता है, बट कुछ केसेस में नर्वस टिश्यू के साथ कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर टिश्यू और ये दोनों मूवमेंट कॉज करते हैं। जैसे जब मैंने आपको नर्वस टिश्यू के बारे में बताया था तब मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब हम बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलाई के खिलाफ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों यूज़ में आते हैं। जब हमें कोई क्विक एक्शन करना हो, जैसे हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा तो हमें सोच के नहीं हटाना कि भाई ये गर्म है तो हम हटा लेते हैं, इतने में तो हाथ जल जाएगा। हम क्या करते हैं, एकदम से हाथ हटाते हैं। तो हमारा एकदम जो क्विक रिस्पॉन्स होता है वो होता है ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। टू टिश्यूज टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। 8th क्वेश्चन, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक? न्यूरॉन कैसा दिखता है? हमें बेसिकली न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताना है। मैंने नीचे थोड़ा सा डायग्राम भी बना दिया इसका, ठीक है। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। सेल बॉडी जहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, एक इलोंगेटेड पार्ट मतलब एक लंबा पार्ट जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, एंड सेल बॉडी के अराउंड स्मॉल ब्रांचेस होती हैं जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। फंक्शन इनके नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, बस नाम है और स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये जो है ये सेल बॉडी है, ये बीच में डेंस न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये साइटोप्लाज्म है, ये डेंड्राइट्स हैं, ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये डेंड्राइट्स हैं, ये जो लंबा पार्ट है इसे ये पूरा एक्सॉन है, और ये जो मतलब यहाँ पे जो ये अंदर की जो लेयर है पतली सी ये एक्सॉन है, और जो ये ऊपर है इसे माइलिन शेल्थ कहते हैं। ये चलो जब मैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन है उसमें बता दूंगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड नर्व एंडिंग, मतलब जहाँ पे ये आपकी न्यूरॉन एंड हो रही है उसे हम नर्व एंडिंग कहते हैं। 9th क्वेश्चन, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स बताने हैं। 3 डिफरेंट फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। देखो कार्डियक मसल एक तरीके से इनवॉलेंट्री मसल ही है ना, स्मूथ मसल है, बट फिर भी हम उसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री मसल से अलग होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट तो ये होता है कि वो सिलेंड्रिकल हैं शेप में। जितनी भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं। स्पिंडल शेप मतलब इस तरीके की शेप की होती हैं, और कार्डियक मसल्स हैं सिलेंड्रिकल इस तरीके से। सेकंड, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स। ये जो होते हैं ये स्ट्रिएटेड होते हैं, मतलब इनमें स्ट्रिएशंस होती हैं, जबकि जो बाकी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं उनमें स्ट्रिएशंस नहीं होती। वॉलेंट्री में होती हैं, इनवॉलेंट्री में नहीं होती। ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी तक वॉलेंट्री मसल का स्ट्रक्चर है जो कार्डियक मसल्स का है। काम ये इनवॉलेंट्री मसल्स का करते हैं बट स्ट्रक्चर इनका वॉलेंट्री मसल्स जैसा है।
सो दे आर स्ट्रिएटेड। एंड लास्ट दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये इन्वॉलेंट्री का ही पार्ट है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड इन्वॉलेंट्री में होते हैं, बट दे आर ब्रांच्ड। जो वॉलेंट्री और इन्वॉलेंट्री थे वो ब्रांच्ड नहीं थे, बट कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड होते हैं, मतलब कार्डियक मसल्स की ऐसे ब्रांचेस निकल रही होती हैं सिलेंड्रिकल शेप की, ठीक है, सो दे आर ब्रांच्ड। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब यही फीचर्स होते हैं कार्डियक मसल के, जिसकी वजह से हम उसे इनवॉलेंट्री में ही इंक्लूड नहीं करते, हम उसे अलग से पढ़ते हैं। ये इनवॉलेंट्री नेचर तो आप लिख ही सकते हैं, दे आर इनवॉलेंट्री नेचर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शन है? एरियोलर टिश्यू जो होते हैं ये मेनली एनिमल सेल्स एनिमल्स में होते हैं, मतलब, और ये कनेक्टिव टिश्यू हैं जो स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं। देखो जो ह्यूमन सिस्टम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले स्केलेटन होता है, मतलब बोन्स होती हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स एंड मसल्स के ऊपर हमारी स्किन। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो बोन्स और मसल्स हैं उनके बीच में पाए जाते हैं टेंडन्स, एंड मसल और स्किन के बीच में पाए जाते हैं एरियोलर टिश्यूज़। इसके अलावा जो हमारे ऑर्गन्स के बीच में स्पेसेस हैं, जो हमारा बोन मैरो है और जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं, वो सब इन्हीं टिश्यूज़ से भरी रहती हैं, ठीक है, मतलब मसल और स्किन के बीच में तो है ही। उसके अलावा जो एम्प्टी स्पेसेस है ना हमारी बॉडी में, जो दो, मतलब जो ऑर्गन्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं, जो बोन मैरो है हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड के पास होती है, जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, जो नर्व्स हैं हमारी, इन सब में ये प्रेजेंट होता है। और मेन काम है इसका सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब तक आपको मैकेनिकल सपोर्ट का मीनिंग समझ आ गया होगा। एंड कॉज रिपेयर इन केस ऑफ डैमेज, अगर कहीं पे डैमेज है तो वहाँ पे रिपेयर करते हैं, मतलब जैसे मान लो आपकी स्किन में कोई खरोच लग गई तो आपका ब्लड आ रहा है वहाँ से, तो ब्लड तो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद, अब वो जो स्किन डैमेज हुई है वो कैसे रिपेयर होगी? बाय एरियोलर टिश्यूज़। सो इसी के साथ हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे।